हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल से लगभग 300 से 400 प्रश्न बताएंगे, जो सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आइए एक एक करके लगभग सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो सौर मंडल का भाग नहीं है। तो याद रखना, निहारिका जो होता है वह सौर मंडल का भाग नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है सौर मंडल का निर्माण जो है 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और याद रखना है सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसे जुड़े रहते हैं। और याद रखना इनमें ग्रह, वनग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना सौरमंडल का भाग कौन नहीं है, तो याद रखना है निहारिका। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, बताना है कि किसने सबसे पहले बताए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो याद रखना है कोपरनिकस जो है वह सबसे पहले बताए हुए थे कि सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉम्प्लीमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ठीक है, और याद रखना छठी शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बरामहीर ने इसे 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। बताना है कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो याद रखना लगभग 25 करोड़ वर्ष जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है और याद रखना गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। और याद रखना केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। और याद रखना सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है और गैलेक्टिक केंद्र के लगभग 7.94 केपीसी या इतना हजार वर्ष की दूरी तथा इतना हजार किलोमीटर घंटा के गति से सूर्य को क्या होता है एक परिक्रमा करने में समय लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 4 नंबर कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। बताना है कि हमारे अंतरिक्ष में कितना तारामंडल है। तो याद रखना 88 हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है। तो याद रखना सप्तऋषि जो है वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना है बुध ग्रह जो है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसके साथ साथ शुक्र भी याद रखना, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो याद रखना शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, याद रखना इसका तापमान जो होता है 464 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखना शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है, मतलब सुबह का तारा भी कहा जाता है, सायंकाल का तारा भी कहा जाता है और लाल ग्रह भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है वलयों में युक्त ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के चाल प्रकाश समय लेता है। तो याद रखना है 8 मिनट।
8 मिनट 19 सेकेंड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, ठीक है, बताना है कि सूर्य को परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है। तो याद रखना है लगभग 365.25 दिन जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पृथ्वी परिक्रमा करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। बताना है कि पृथ्वी जो परिक्रमा करने में लगभग कितना दूरी तय कर लेता है। तो याद रखना है 4090.2.8 किलोमीटर तक। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अक्षांश के पास कि 23 डिग्री अक्षांश के पास कि 50 डिग्री अक्षांश के पास, कि यहाँ पे डी नंबर दिया हुआ है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो याद रखना है 1530 डिग्री अक्षांश के बीच ये होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। बताना है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किसके कारण होता है। तो याद रखना है पृथ्वी का घूर्णन के कारण एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखना है बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम। तो याद रखना है बृहस्पति जो है वह कितना है। तो याद रखना है 14,000 यहाँ पे 1,42,984 किलोमीटर है इसका व्यास। और शनि क्या है यहाँ पे इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो याद रखना शनि ग्रह जो है उसका घनत्व सबसे कम होता है और सबसे अधिक जो है पृथ्वी का होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। तो याद रखना 29.5 वर्ष जो है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डॉट डॉट वर्ष लेता है। तो याद रखना यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। बताना है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया चट्टान की डेटिंग से, कि पृथ्वी के आयाम की माप से, कि पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, कि क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन के रिकॉर्ड से। तो आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। जियोडेसिस जो है पृथ्वी के 3 मूलभूत कणों के सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है, ठीक है। पहला याद रखना है कि पृथ्वी के ज्यामितीय आकार और अंतरिक्ष में पृथ्वी का विन्यास, और तीसरा का जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। बताना है कि किसी भी स्थान का मानक समय क्या चीज से निर्धारित किया जाता है। तो याद रखना प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो याद रखना प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। बताना कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। यूरोप, अफ्रीका, कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका कि दक्षिण अमेरिका। तो याद रखना विश्व सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका है। देख सकते हैं इसका इतना वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पे सबसे अधिक देश है, ठीक है। लगभग 54 देश अफ्रीका महादेश में है, महाद्वीप में है। और यूरोप में है 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिण अमेरिका में 12। तो याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है कितना, 54। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। बताना है कि सबसे सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है। तो याद रखना है चिली। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है।
तो अभी याद रखना है इंडोनेशिया जो है वहाँ पे सबसे अधिक द्वीप देखने को मिलता है। याद रखना है 17,508 जो है इंडोनेशिया में द्वीप देखने को मिलता है। और याद रखना है फिलीपींस जो है वहाँ पे 7641, मालदीव में 1192 और क्यूबा में 4195 द्वीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो याद रखना है बोर्नियो जो है वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद रखना है यह 75,000 7,51,929 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो याद रखना जापान जो है वह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखना होन्शु जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए देखते हैं जापान का मुख्य 4 द्वीप कौन कौन है। तो याद रखना है होक्काइडो और उसके बाद है होन्शु और उसके बाद शिकोकु और क्यूशु। ठीक है, यह चारों के चारों जापान का द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो याद रखना ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का एक भाग है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। बताना है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखना है एन वेगेनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है अग्नेय चट्टान जो होता है वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि अवसादी सेल जो होता है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है ये सेल अस्त्रों में निक्षेपित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में। तो एस्कर क्रूड और बेडेड बजरी और रेत के लकीर होता है कि ड्रमलिन ज्यादातर बोल्ड और मिट्टी के बने होते हैं। कि 3 नंबर दिया है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाकों की विशेषता है। चार नंबर दिया यहाँ पे कि जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न माउंट एटना है। बताना है कि माउंट एटना जो है वह क्या है। तो याद रखना माउंट एटना एक प्रकार के ज्वालामुखी है। ठीक है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, और याद रखना इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है 3350 मीटर है। याद रखना माउंट एटना क्या है। तो एक प्रकार के ज्वालामुखी है। ठीक है, जो कहाँ पे इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और इसका ऊंचाई जो है 3350 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौना लोआ उदाहरण है। बताना है कि मौना लोआ क्या है। तो याद रखना यह एक प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखना मौना लोआ क्या है। तो एक प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्फी प्लेट के अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किमी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक सिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। 2 नंबर दिया कि परिमाणी सुनामी से इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी तक तत्वों पर घोर विध्वंस किया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई और अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोग की मृत्यु हुई। यह बात गलत है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची
चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो याद रखना नवीन मुर्दार पर्वत जो है वहां पे विश्व के सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, जिसकी लंबाई जो है कितना है 88,88,88.86 मीटर है, जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं चोटी का नाम क्या? माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा और चुमलुंगा कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो याद रखना है एंडीज जो है वह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न कि कोकस कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाया जाता है? याद रखना मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट जो है पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? बताना है कि रस्ट बाउल जो है वह क्या किस प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी का यह क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलिमंजारो है, बताना है कि किलिमंजारो क्या है? तो याद रखना है एक आग्नेयगिरी है, ठीक है। किलिमंजारो क्या है? एक आग्नेयगिरी है। गोभी क्या है? गोभी क्या है? तो याद रखना है गोभी जो है, गोभी कहाँ का मरुस्थल है? तो याद रखना है गोभी जो है चीन में एक मरुस्थल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, बताना है कि जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और याद रखना जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यहाँ पे सोना और हीरा का खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थलरुद्ध देश है, बताना है कि इसमें से कौन स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी जो है वह एक प्रकार के स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है, तो याद रखना है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? तो याद रखना पामीर को संसार का छत कहा जाता है, ठीक है। मतलब याद रखना पामीर के पठार को विश्व का छत मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो याद रखना है श्रीलंका। याद रखना कि पूर्वी समुद्री की स्वामिनी का नाम जो है वो क्या है? तो श्रीलंका है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। तो याद रखना पृथ्वी की सतह जो है लगभग 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। याद रखना कि पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग पर क्या है? स्थल क्षेत्र है और 71% भाग पर क्या है? जल क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है कौन है? तो याद रखना है उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गल्फ स्ट्रीम है। तो याद रखना है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो याद रखना है गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार के महासागरीय धारा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रैंड कैनियर है, बताना है कि ग्रैंड कैनियर जो है वो क्या है? तो याद रखना एक प्रकार के गढ़ है जो अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो याद रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। और याद रखना है गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बंगाल के खाड़ी में स्थित है। और याद रखना इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। फिजी द्वीप अवस्थित है। तो याद रखना फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखना है रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि सुएज नहर जोड़ता है। तो याद रखना सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पनामा नहर जोड़ती है, बताना है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखना है प्रशांत महासागर एवं
अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि मलका जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। बताना है कि मलका जल संयोजक और आने जाने की सुविधा है, तो याद रखना हिंद महासागर से चीन सागर तक मलका जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। बताना है कि सुंडा ट्रेच जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो याद रखना है सुंडा ट्रेच जो होता है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ओजोन परत पाया जाता है। बताना है ओजोन परत बताती है। बताना है कि ओजोन परत क्या बताती है, अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति को कि शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज को कि यहाँ पे पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत को कि पृथ्वी के सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के परत को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो याद रखना 10 से 20 किलोमीटर पृथ्वी के सतह से ओजोन परत के ऊंचाई है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, यह स्थित है, तो याद रखना 30 डिग्री पूरब देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो याद रखना 22 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। बताना है कि महाद्वीप जो है वह कैसे अलग हुए, तो याद रखना है विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप जो है अलग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिमाण है, तो याद रखना पर्वत विनिर्माणकारी निर्माणकारी बल का परिमाण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखना आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो याद रखना यह टकला मकान कहाँ है, तो चीन में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो याद रखना ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वह कहाँ पे है, तो याद रखना दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो याद रखना लेबनान का मृत सागर के साथ भूमि साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के मध्य अशांशीय घास के मैदान का नाम क्या है, तो याद रखना पंपास। ठीक है, याद रखना दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास, पंपास हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। बताना है सिडनी जो है वह किसी भी शहर की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि 19 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है। बताना है कि 19 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना हिंद महासागर में 19 ईस्ट रीच जो है स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो याद रखना भूमि जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो याद रखना 35 पीपीटी जो है अरब सागर का पानी जो है खारापन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सबसे अधिक है, तो याद रखना मृत सागर की लवणता जो है सबसे अधिक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो याद रखना अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि रोटरमेट जो है रोटरमेट कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना रोटरमेट जो है राइन में की नदी है और पेरिस शहर जो है वह सीन नदी है और बुडापेस्ट कहाँ पे हो जाएगा डेन्यूब और वाशिंगटन कहाँ हो जाएगा पोटोमैक। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो याद रखना है बाब अल मंदेब जो है लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, याद रखना है बाब अल मंदेब। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अत्यधिक गर्म जो है कौन सा होता है, तो याद रखना है अत्यधिक गर्म कौन है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा कौन है अंटार्कटिका और अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होता है चेरापूंजी में होता है
और अत्यधिक सूखा कहाँ है? चिली में। याद रखना अत्यधिक गर्म स्थान कौन है? तो सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। और अत्यधिक वर्षा कहाँ है? चेरापूंजी में। और अत्यधिक सूखा कहाँ है? चिली में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? बताना है कि किस मिट्टी में कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो याद रखना है चिकनी मिट्टी में कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो याद रखना चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो याद रखना है सोना खनन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि किस देशों में निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना उत्पादन किया गया था? 2019 में सबसे अधिक सालाना सोना कहाँ उत्पादन किया गया था? तो चीन में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखना भारत जो है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और तेल के कोष में सबसे ज्यादा तेल का कोष किस देश में सबसे अधिक है? तो याद रखना वेनेजुएला में। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला का सामान्य प्रकार है। तो याद रखना बिटुमिनस जो है कोयला का एक प्रकार है। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेंगे इसी में कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट यह कोयला का प्रकार है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो याद रखना शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो याद रखना लंदन जो है धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। याद रखना है विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानसून का विवर्तन इंगित होता है। बताना है कि मानसून का विवर्तन इंगित होता है किसके वजह से होता है? तो साफ आकाश के कारण होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है, प्लस स्थल पर तापमान के बढ़ने से होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान है? तो याद रखना भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्य में होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो याद रखना है पंपाज में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो याद रखना कांगो में पिग्मी पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पिग्मीज निवासी है। तो याद रखना पिग्मी निवासी कहाँ के? तो याद रखना अफ्रीका के पिग्मी निवासी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एरिस्किमो निवासी है। तो याद रखना एरिस्किमो कहाँ के निवासी है? तो याद रखना है एरिस्किमो कहाँ के निवासी है? तो याद रखना ये उत्तरी क्षेत्र के चारों ओर निवास करते हैं और जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्पेरांटो है। तो याद रखना एस्पेरांटो क्या है? यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना चीन जो है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पैदा होता है? तो याद रखना है चीन में। शहतूत जो है कहाँ पे तो पैदा होता है? तो याद रखना चीन में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो याद रखना ईरान जो है विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में आगे है? तो याद रखना चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चा तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना सऊदी अरब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर कच्चा तेल सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो याद रखना है कजाकिस्तान जो है वह यूरेनियम उत्पादन करने में सबसे आगे है। टीन मिलता है, बताना है कि टीन कहाँ पे मिलता है? तो याद रखना है टीन जो है वह विश्व में प्राप्त होने वाले टीन के 80% मात्रा जो है प्लेसर निक्षेपों से मिलता है। ठीक है, 80% टीन जो है कहाँ से मिलता है? तो याद रखना प्लेसर निक्षेपों से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। बताना है कि पृथ्वी पे कहाँ घने वन जो अधिकतर देखने को मिलता है? तो विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो याद रखना कनाडा जो है मुलायम लकड़ी और लकड़ी का लुगदी के लिए निर्यातक और उत्पादक देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो याद रखना है कैनबरा जो है वह एक प्रकार के पतन नगर नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है सेंटोस को कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है पर्यावरण किससे बनता है? बताना है कि पर्यावरण जो है किससे बनता है? तो जीवीय घटक से, भू आकृतिकीय घटक से, अजैविक घटक से, सभी से पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो याद रखना है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कमी से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमारे पीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल से लगभग 200 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनि क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को भारत के भूगोल से लगभग 200 प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत विस्तृत है। बताना है कि भारत जो है कितना विस्तृत है। ठीक है, तो याद रखना इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, आइए आपको यहाँ पे बताते हैं भारत का विस्तार जो है कितना है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का मुख्य भूमि विस्तार जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इतना है और उत्तर में इतना है और अशांशु तथा उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा इतना और पूर्व में हो जाएगा इतना और पूर्वी देशांतर में हो जाएगा इतना। तो याद रखना। और ये बात भारत कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है? याद रखना 17%। याद रखना भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%, लेकिन याद रखना कि संपूर्ण मानव जाति का कितना है? तो याद रखना 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना के अंतर होता है? तो याद रखना 5.5 घंटा का IST और GMT के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हुंडरू प्रपात निर्मित है। बताना है कि हुंडरू प्रपात जो है क्या चीज से कहाँ पे निर्मित है? तो याद रखना सुवर्ण रेखा नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। बताना है कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन है? तो याद रखना गॉडविन ऑस्टिन जो है जिसे K2 बोलते हैं और भारत की सर्वोच्च चोटी है। आइए और देखते हैं यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट जो है
वह कहाँ पे है, तो याद रखना है नेपाल में है। और इसका लंबाई कितना है, तो याद रखना है 8848.86 है। और K2 जो है वो 8611 मीटर है। ठीक है, वो यह भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कंचनजंगा, तो याद रखना 8598 है और ये भी भारत में है। और याद रखना मकालू जो है 8463 में है और ये भी भारत में है। तो याद रखना है गॉडविन एस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च क्या है, पर्वत चोटी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है। बताना है कि हिमालय में हिम रेखा जो है किसके बीच में स्थित है, तो याद रखना है 43 से लेके 600 मीटर पूर्व में हिमालय में हिम रेखा स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हिमालय का पर्वत प्रदेशीय पदार्थ प्रदेश है, तो याद रखना है शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का पर्वत का पदीय प्रदेश है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो याद रखना है सेनोजोइक में शिवालिक श्रेणी जो है उसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। बताना है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है कहाँ पे निर्मित हुआ है, तो याद रखना है सेनोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि छोटा नागपुर पठार है, तो याद रखना है छोटा नागपुर पठार जो है वह एक प्रकार के अग्रगंभीर पठार है। और याद रखना है इसका अधिकतम ऊंचाई जो है वह 1100 मीटर तक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4 गो ऑप्शन और इसमें से बोला कि कौन कौन सही है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट दिया गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन 4 नंबर दिया हुआ है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, तो बात गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 12 नंबर कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो याद रखना भुवन पहाड़िया जो है और मेघालय पठार का अंश नहीं है। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखेंगे कि भुवन पहाड़िया मिजो हिल्स के भाग है। ठीक है, याद रखना मिजो हिल्स के भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। और याद रखना है गारो, खासी और जयांतिया पहाड़िया मेघालय पठार का भाग है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इल्मे नाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, इसका खनिज क्या है, तो याद रखना है टाइटेनियम। इल्मेनाइट जो भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है वह क्या है, याद रखना है टाइटेनियम खनिज है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है। बताना है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है वह कितना है, तो याद रखना है भारत का तटरेखा का लंबाई जो है वह कितना है 5422.6 किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डॉट डॉट कहलाता है। बताना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का पश्चिमी भाग जो है घाट जो है उसे क्या कहते हैं लोग, तो याद रखना है उसे हम लोग सह्याद्री कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं लोग कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है इसका कुल ऊंचाई जो है 1200 मीटर तक है। और याद रखना केरल में इसे सहार पर्वतम कहा जाता है, ये भी प्रश्न भी है। याद रखना है पश्चिमी घाट को केरल में क्या कहते हैं, सहार पर्वतम कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ कि वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। बताना है कि कौन सा दारा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो नाथुला दारा जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे
कि नाथुला दिए गए विकल्प के अनुसार, ठीक है, नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना है इसका ऊंचाई जो है 14,450 फीट है और जोजिला जो है 11,548 फीट है, 78 फीट है। और यह जो है रोहतांग दर्रा 1344 फीट है और खैबर दर्रा 3500 यहाँ पे 10 फीट है। तो याद रखना दिए गए ऑप्शन के अनुसार नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। बताना है कि लक्षद्वीप टापू जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू जो है स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे द्वीपों के समूह लक्षद्वीप का उत्पत्ति है। तो याद रखना लक्ष्यों का समूह लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल उत्पत्ति का है। नेक्स्ट देखेंगे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। तो याद रखना लक्षद्वीप जो है उसमें 36 द्वीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह VVI है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ पे, तो याद रखना महाराष्ट्र का अंग है। याद रखना विदर्भ क्या है, एक प्रादेशिक नाम है, भारत में कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी जो है वहाँ पे पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से जाकर मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी है। तो याद रखना है कन्याकुमारी से सटे पहाड़ी जो है वह कौन है, याद रखना है कार्डेमम पहाड़ी जो है वह कन्याकुमारी से सटे पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। तो याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे राजस्थान की लंबाई इतना है, मध्य प्रदेश का इतना है और महाराष्ट्र का इतना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो वह भी बताए थे बिहार। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य कहाँ संक्रांतित है। याद रखना है कहाँ पे, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है। तो याद रखना कहाँ पे जनजातीय समूह का समुदाय का पहचान नहीं किया गया, तो याद रखना हरियाणा में जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। बताना है कि भील जनजाति जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना महाराष्ट्र में भील जनजाति देखने को मिलता है। और याद रखना यहाँ पे कि भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ा सही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं उसके कि भील जनजाति जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। गद्दी जनजाति कहाँ, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। और कोटा कहाँ, तमिलनाडु में। और टोडा भी तमिलनाडु में। याद रखना कोटा और टोडा जो है तमिलनाडु की जनजाति है और भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। और गद्दी जनजाति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो याद रखना अलकनंदा और भागीरथी को मिलने से क्या बनता है, गंगा नदी बनता है। और यह कहाँ होता है, तो याद रखना है देवप्रयाग में इनका मिलन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना भारत में यरलुंग जंगबो नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि तेल नदी किसकी सहायक
नदी है। तो याद रखना है तेल नदी जो है वह महानदी का सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना है तेल नदी किसका सहायक नदी है, तो याद रखना है महानदी के। और याद रखना है यह उड़ीसा का प्रमुख नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना है गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ठीक है, प्लस महानदी कृष्णा और गोदावरी, कावेरी, यह 6 के 6 बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो याद रखना है गंगा नदी घाटी का उपनदी कौन है। तो याद रखना है इसका उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली नदी जो है सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलता है। और याद रखना है कि दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में स्थित है। यह प्रश्न VVI है। याद रखना है सोन और गंगा जो है उसका संगम बिहार में कहाँ होता है, तो याद रखना पटना में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो याद रखना है फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर, यह तीनों के तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन उत्तरकाशी जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सबसे सूखा स्थान है, बताना है कि यहाँ पे सबसे सूखा स्थान जो है कौन है। तो याद रखना लेह जो है वह सबसे सूखा स्थान है। याद रखना लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। याद रखना भारत का सबसे शुष्क स्थल जो है कौन है, लेह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन उसका जलवायु जो है उसमें भिन्नता पाया जाता है। तो याद रखना उनकी ऊंचाई में विभिन्नता के कारण अमृतसर और शिमला जो है वह क्या होता है, वहाँ पे जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्वी मानसून, वापस होती हुई मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, कि यहाँ पे दिया हुआ है संवहनी मानसून। तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून के। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुमती जिसे लूम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है, बताना है कि लूम मिट्टी में कौन सा मिट्टी का कण मिलता है। याद रखना है बालू कण, चिकना कण और पांसु कण। तो याद रखना है सभी प्रकार के कण लूम मिट्टी में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं यहाँ पे कि लूम मिट्टी जो है उसमें 40% बालू का कण होता है और याद रखना 40% मृतिका मतलब कोयले का होता है और 20% गाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में, पौधा को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है। तो याद रखना चिकनी मिट्टी में पौधा को सबसे अधिक पानी मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है। याद रखना त्रिवेणी नहर जो है उसे बिहार में सिंचाई होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनना है। प्रश्न दिया है कि उच्च उत्पादन देने वाला किस्म के बीज सिंचाई, और यहाँ पे दिया है ग्रामीण विद्युतीकरण, और 4 नंबर दिया है ग्रामीण सड़कों का विपणन। बोलना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखना सभी के सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक कृषि के उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो याद रखना कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज और कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का उपयोग, तो यह सभी के सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, बताना है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध क्या चीज से है। याद रखना हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यह सभी से इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि 2000 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति की घोषणा की और याद रखना है इसके तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की
परिकल्पना की और याद रखना इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया, जैसा कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और सभी के सभी क्रांति को इंद्रधनुषीय क्रांति में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली क्रांति संबंधित है, तो याद रखना काली क्रांति जो है कांचा तेल उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है काली क्रांति का संबंध क्या चीज से है, तो याद रखना है कांचा तेल से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। याद रखना है उत्तर प्रदेश जो है वह भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि सबसे ज्यादा गेहूं पैदा कहाँ होता है, तो अभी बताए थे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो याद रखना बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भारत में गन्ना उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश जो है उसे भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर जो है वह भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न कि निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है, तो याद रखना है ज्वार जो है वो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जूट, मूंगफली और गन्ना जो है नकदी फसल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे खाद्यान्न फसल या खाद्य फसल, ठीक है। याद रखना है गेहूं, मक्का, चावल, मोटे अनाज और दलहन जो है वह क्या होता है खाद्यान्न फसल होता है। और गैर खाद्यान्न फसल कौन कौन आता है जिसे नकदी फसल बोलते हैं, तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, सरसों और रेशेदार फसल जैसे कपास जो हो गया, जूट हो गया, मेस्ता हो गया, यह सभी के सभी गैर खाद्यान्न फसल मतलब नकदी फसल है। लेकिन चावल, गेहूं, मक्का और मोटा अनाज और दलहन जो है वह क्या है खाद्यान्न फसल है। और बागानी फसल क्या है, कॉफी, रबड़, चाय और अन्य गन्ना, तंबाकू वालों जो है बागानी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, याद रखना मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है भारत के 2 सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के लिए संपन्न है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडीला में किसका खनन होता है, हेमेटाइट का कि सिडेराइट का, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लिमोनाइट का कि मैग्नेटाइट का। तो याद रखना यहाँ पे वेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ के टंडेवाड़ जिला में स्थित है। और याद रखना यहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है, बताना है कि झारखंड में कोयला का खान जो है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है झारिया जो है वहां पे झारखंड में कोयला का खान देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो याद रखना है झारखंड में भूमिगत कोयले का दहन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो याद रखना है कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, तो याद रखना है यहाँ पे निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचलन में बाधा होता है। 2 नंबर है कि धुलाई संसाधनों का उपयोग क्षमता कमी है। और फिर यहाँ पे दिया है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है। और यहाँ पे 4 नंबर है कार्य संचालन की कीमतें, ठीक है। और यहाँ पे देख लेंगे तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। भारतीय कोयला उद्योग जो है वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें से निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी और कोकिंग कोयला का बढ़ावा का आयात और कोयला का हस्तांतरण आने वाली बाधा और कार्य संचालन की कीमतें आदि यह सभी बाधा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, याद रखना है डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था,
तो याद रखना 1970 और 80 के दौरान भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी। तो याद रखना 243 केजी तेल के बराबर भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है वर्ष में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक करता है। तो याद रखना कर्नाटक जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि तीस्को संयंत्र किसके नजदीक है। बताना कि तीस्को संयंत्र जो है किसके नजदीक है। तो याद रखना टाटा नगर के नजदीक है कौन, तीस्को संयंत्र, जो झारखंड में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, सीमेंट और यहाँ पे दिया हुआ है चमड़ा और जूट। तो याद रखना है सीमेंट के लिए डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके अलावा चीनी, कागज और केमिकल आदि उद्योग के लिए भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्न स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो याद रखना तांबा उद्योग जो है कहाँ पे स्थापित है। तो याद रखना खेतरी जो है वहाँ पे तांबा का उद्योग होता है। और याद रखना खेतरी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। और याद रखना यह तांबा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखना यहाँ पे तांबा की खुद खदानें पाई जाती है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जबकि याद रखना तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग जो है रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना तांबा खनन के लिए राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह क्या है। तो याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो याद रखना भारत का 40% सड़क परिवहन जो है क्या होता है। तो याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करता है। तो याद रखना पूर्वी पीर पंजाल जो है वह क्या करता है, अटल टनल से पार करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करता है। तो याद रखना है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है वह क्या करता है, राजधानी ट्रेनों को अधिकतम दूरी तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब शुरू किया। तो याद रखना 1986 में कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा को शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो याद रखना 1850 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाट अंचल अवस्थित है। तो याद रखना झारखंड में पाट स्थल देखने को अंचल देखने को मिलता है, पाट अंचल। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना झुमरी तलैया कहाँ स्थित है। तो याद रखना झारखंड में, जो रेडियो पर गीतों के फरमाइश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही क्रम क्या है। तो अभी बताए थे हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो बिहार। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। याद रखना है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कच्छ जो है वह
सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो याद रखना असम जो है वह 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा इन सभी से घिरा हुआ है। और इसके अतिरिक्त याद रखना असम राज्य की 2 सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्दी लोक निवासी है। बताना कि गद्दी जनजाति जो कहाँ पे निवास करती है। याद रखना गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी है। नेक्स्ट है कि बोडो निवासी है। तो याद रखना बोडो जनजाति गारो पहाड़ी में देखने को मिलता है। और याद रखना है बोडो जनजाति एक नित्य एवं बहुभाषी समुदाय के लोग हैं जो भारत के उत्तरी पूर्वी गारो पहाड़िया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि गारो जनजाति है। बताना है कि गारो जो है वो जनजाति कहाँ पे पाया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि गारो जो है कहाँ की जनजाति है। तो याद रखना है मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, मेघालय, मिजोरम और असम ये तीनों राज्यों में गारो जनजाति देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो याद रखना 6000 मीटर तक गंगा की जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी गहराई भूमि के सतह के नीचे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो याद रखना भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है। तो याद रखना गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। नेक्स्ट देखेंगे कि गंगा की लंबाई जो है वह कितना है 2525 किलोमीटर है। और गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर है। और नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। तो याद रखना भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है। तो याद रखना गंगा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो याद रखना है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। तो याद रखना है कानपुर। ठीक है, आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। तो याद रखना कानपुर जो है उसका जनसंख्या इतना है, पटना का इतना है, और वाराणसी का इतना है, और इलाहाबाद प्रयागराज का इतना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यह तीनों के तीनों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो याद रखना मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र का उप नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो याद रखना भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सा नदी बहता है। तो याद रखना नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है। बताना है कि पश्चिम की ओर बहने वाला नदी कौन है। तो याद रखना है नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो याद रखना कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी जो है गुजरता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलता है। तो याद रखना है सोन, नर्मदा और महानदी जो है वह कहाँ से निकलता है। तो याद रखना अमरकंटक से। ठीक है, याद रखना सोन और नर्मदा नदियों जो है उसका उद्गम कहाँ से है, अमरकंटक से। लेकिन महानदी जो है वह सिहावा पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे अगर सोन नदी और नर्मदा नदी होता है तो अमरकंटक आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे महानदी भी दिया है तो याद रखना महानदी जो है सिहावा पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है। तो याद रखना दामोदर नदी कहाँ से निकलता है। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलता है। और याद रखना है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलता है और इसका कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। और याद रखना है भूमि बंधित नदी है। बताना है कि भूमि बंधित नदी कौन है, ताप्ती, कृष्णा और लूनी और नर्मदा। तो याद रखना है
लूनी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है, मतलब किया है, तो याद रखना है कोसी नदी जो है नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और याद रखना है भारत के अन्य सभी नदियों में कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर कोयल सुषवर्ण रेखा नदियों में से किससे निकलता है, तो याद रखना है छोटा नागपुर पठार से दामोदर कोयल और सुषवर्ण नदियां निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, तो याद रखना है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 97 नंबर की आम्रम वर्षा है, बताना है कि आम्रम वर्षा क्या है, तो आमों का बौछार है कि आम का टपकना है कि बिहार एवं बंगाल के मार्च में होने वाला वर्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस के राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश होता है, तो याद रखना है तमिलनाडु जो है वहाँ पे जाड़े के दिन में भी बारिश देखने को मिलता है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो याद रखना चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं कि चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। और याद रखना मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है चेरापूंजी था। याद रखना मौसिनराम से पहले सबसे अधिक वर्षा वाला जगह कौन था, तो चेरापूंजी। ठीक है, आइए इधर देखते हैं प्राकृतिक आपदा दिया है और इधर प्रदेश दिया है। बताना है कि बाढ़ जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे बाढ़। ठीक है, बताना है कि बाढ़ जो है सबसे अधिक कहाँ पे आता है, तो याद रखना है बाढ़ जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। और भूकंप जो है सबसे अधिक कहाँ आता है, हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आता है। और सुखाड़ जो है मध्य पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। और चक्रवात जो है सबसे अधिक झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में आता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक नंबर प्रश्न कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाया जाता है, तो याद रखना जफरान जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना है कश्मीर के हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि रेगड़ किसका नाम है, बताना है कि रेगड़ जो है वह किसका नाम है, तो याद रखना है रेगड़ जिसे हम लोग रेगुड़ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना रेगुड़ जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना है काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे रेगड़ मतलब रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, बताना है कि रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे अधिक पाया जाता है। और याद रखना है यहाँ पे कपास की खेती जो है सबसे अधिक मात्रा में उपाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि रेगुड़ नाम है, बताना है कि रेगुड़ किसका नाम है, तो याद रखना है काली मिट्टी के। देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखना है रेगुड़ मिट्टी का नाम क्या है, तो याद रखना है काली मिट्टी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताना है कि मिट्टी के अपरदन को हम लोग किससे रोक सकते हैं, तो याद रखना है वनारोपण के द्वारा, मतलब वन लगाकर मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गंगा के मैदान को एक डैश डैश के रूप में वर्णित किया गया है, बताना है कि गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जियो सिंक्लाइन। ठीक है, याद रखना है जियो सिंक्लाइन के द्वारा गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, बताना है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना है बांगर कहते हैं लोग। और याद रखना है यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मिट्टी
नदियों द्वारा निर्मित होता है। बताना कि कौन सा मिट्टी जो है वह नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह नदियों के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं। तो याद रखना है खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहाँ पे प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो बांगर जो होता है वह बाढ़ की स्थिति में मिट्टी की स्थिति में बाढ़ की पहुंच से ऊंचाई पर पहुंचता है। ठीक है, वही होता है बांगर, मतलब जिसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यहाँ पे है नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी। तो यहाँ पे फसल जो अत्यधिक होता है यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो याद रखना है 20.7% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के क्षेत्र में वन का क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश जो है भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। बताना कि कहाँ पे प्रतिशत के मामला में सबसे अधिक वन है। तो याद रखना मिजोरम जो है वहाँ पे प्रतिशत के मामला में अधिकतम वन क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 112 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। बताना है कि भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक मात्रा में है। कर्नाटक है कि तमिलनाडु है, यहाँ पे महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश है। तो याद रखना सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे देखने को मिलता है। तो याद रखना महाराष्ट्र में है जो 48 है। तो उसके बाद देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है। यहाँ पे संघ राज्य कहा जाएगा। ठीक है, संघ राज्य कहेगा तो अंडमान निकोबार समूह में 96 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। ठीक है, बताना है कि अनुमानित जो है तेंदुआ की संख्या जो है भारत में कितना है। तो इसका संख्या घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे लगभग कितना है 12,172 से लेके 35,535 के बीच में क्या है तेंदुआ है। ठीक है, लगभग में देखा जाए तो 12,852। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो याद रखना है 31। ठीक है, याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो था कितना था 31% था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सारण सिंचाई नहर निकलता है। बताना है कि सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से निकलता है। तो याद रखना गंडक से सारण सिंचाई नहर निकलता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहर निकाली गई है। और याद रखना है जिसमें सारण सिंचाई नहर भी शामिल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो याद रखना है गंडक नदी जो है वहीं से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। बताना है कि भाखड़ा नागल जो है एक संयुक्त परियोजना है। तो याद रखना है हरियाणा पंजाब और राजस्थान के भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है कि किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है। तो याद रखना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 121 नंबर प्रश्न कि पट्टिसीमा परियोजना किस नदी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना पट्टिसीमा परियोजना जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। याद रखना पट्टिसीमा कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। बताना है कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे तैयार किया गया। तो याद रखना महानदी। याद रखना हीराकुंड बांध कहाँ है महानदी पे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मैथन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। बताना है कि मैथान
बेलपहाड़ी और तिलैया बांध कहाँ पे बनाया गया है, तो याद रखना बराकर। ठीक है, याद रखना मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया कहाँ बना है, बराकर पहाड़ी पर, बराकर नदी पे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि एक मीठे पानी का झील है। ठीक है, बताना है कि कौन एक मीठे पानी का झील है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, लोकटक झील जो है मीठे पानी का झील है। और चील याद रखना है कौन है यहाँ पे, बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, और लोटक झील जो है लोकटाक मणिपुर में है, ये भी मीठे पानी का झील है। तो याद रखना यह दोनों के दोनों क्या है, मीठे पानी का झील है। ठीक है, जबकि चिल्का झील और सांभर झील जो है वह खारे पानी का झील है। याद रखना है चिल्का और सांभर, चिल्का जो है उड़ीसा में है और सांभर जो है राजस्थान में, यह खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक झील है लोकटाक मणिपुर में, यह मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, भारत में कौन सी कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो याद रखना है इसका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन होगा। तो याद रखना है भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत कौन है, तो वाणिज्य बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह है। ठीक है, लेकिन डी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न देखेंगे कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय डॉट डॉट को उगाने से है। तो याद रखना है विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन है जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आइए देखते हैं नकदी फसल में कौन कौन सा सम्मिलित है। तो याद रखना है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन जो है क्या है, नकदी फसल है। लेकिन यहाँ पे गेहूं जो है वह नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह रबी फसल है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो है सर्वाधिक प्रगति कहाँ पे पाया था, तो याद रखना है गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रगति हुआ था। देखते हैं यहाँ पे कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ, और हरित क्रांति के आगमन के बाद भारत ने सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख खाद्य फसल है। बताना है कि इसमें से कौन प्रमुख खाद्य फसल है, तो याद रखना चावल जो है भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर याद रखना है गेहूं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। बताना है कि भारत में चावल के कटोरा वाला क्षेत्र कौन है, तो याद रखना कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है उसे चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है, तो याद रखना है चावल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो याद रखना भारत में सबसे अधिक मूंगफली जो है सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो याद रखना है महाराष्ट्र। ठीक है, और याद रखना है कपास उत्पादन याद रखना है कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, याद रखना सबसे अधिक महाराष्ट्र में कपास उत्पादन किया जाता है, उसके बाद गुजरात और उसके बाद तेलंगाना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गन्ना के उत्पादन में राज्य वर घटते क्रम है। बताना है कि गन्ना के उत्पादन में राज्य वर घटते क्रम है। तो याद रखना है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तब कर्नाटक में गन्ना उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है। बताना है कि शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन है, तो याद रखना मूंगफली जो है वह शुष्क भूमि में भी अच्छा से हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। बताना है कि रबर उत्पादक कौन सा राज्य है, तो याद रखना केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के लिए रबर उत्पादन में आगे है। तो अभी बताए थे
केरल जो है रबर उत्पादन में सबसे आगे है। और याद रखना है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो याद रखना है भारत जो है चाय और दाल जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, याद रखना है चाय और दाल में भारत जो है सबसे मतलब भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखना है गिरनार पहाड़ी पे चाय का बागान नहीं है। कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग पे चाय का बागान है, लेकिन याद रखना है गिरनार पे चाय का बागान नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो याद रखना है फुल मेज जो है वह कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। बताना है कि भारत जो है क्या चीज अपना उत्पादन से अधिक अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो याद रखना है चाय जो है भारत अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो याद रखना है जूट उत्पादन में भारत में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो याद रखना बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बताना है कि कहाँ पे लौह अयस्क नहीं है। तो याद रखना पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। आइए देखते हैं लौह अयस्क उत्पादक 4 राज्य। उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आता है, और मध्य भारत में जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आता है। प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा आता है। और अन्य क्षेत्रों में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो याद रखना है सबसे अधिक चांदी उत्पादन कहाँ पे होता है। तो राजस्थान और कर्नाटक में चांदी उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में आगे है। बताना है कि किसके उत्पादन में भारत जो है विश्व में आगे है। तो याद रखना है तांबा जो है और अब्रक और तांबा के उत्पादन में भारत जो है विश्व में 1 नंबर के स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है सबसे अधिक अब्रक उत्पादन करने वाला राज्य है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2004 के अनुसार भारत अब्रक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। तो याद रखना है खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है। तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कोयला उत्पादन में राज्यवार का घटे क्रम है। तो याद रखना है बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो याद रखना है लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो याद रखना पिच ब्लेड से क्या किया गया था, रेडियम को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 155 में प्रश्न है कि भारत में पहले पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। बताना है कि भारत में पहले पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थापित मतलब शुरू किया गया था। तो शिव समुद्रम में भारत में पहले पनबिजली शक्ति केंद्र शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला दिया है, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। बी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादक में भारत न्यूनतम है। सी नंबर दिया है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एकदम 1% से कम है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थित का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना, भारत में 64 राष्ट्रीय जलमार्ग है और उसका कुल लंबाई की बात किया जाए तो याद रखना 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो याद रखना है 1853 में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और यह ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। बताना है कि बड़ी लाइन के दो पटरी जो होता है उसके बीच की दूरी कितना होता है? तो याद रखना है 5.5 फीट तक बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे मीटर गेज किसको कहते हैं। तो दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होता है, उसी को हम लोग मीटर गेज कहते हैं। और चौड़ी और बड़ी लाइन किसको कहते हैं? तो याद रखना है दोनों पटरियों के मध्य में 1.676 मीटर यानी 1676 mm मतलब 5.5 फीट की दूरी होता है, उसी को बड़ी लाइन कहते हैं। और छोटी लाइन किसको कहते हैं? तो याद रखना 700 दो पटरियों के बीच की दूरी जो होता है कितना होता है? 762 mm होता है या 610 mm। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मोर मुगावोपतन स्थित है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, मोर मुगावोपतन कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र की तमिलनाडु? तो याद रखना है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। बताना है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है गुड़गांव में सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो याद रखना है भारतीय। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी जो है वहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक सब्जेक्ट को लेकर जो सभी के सभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न होगा।